प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज देश जिस विपरीत हालात में चल रहा है उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करना है और उन विषयों को मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उन तमाम विषयों पर बातचीत करते समय आप सबका पूरा सहयोग प्राप्त हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। चूंकि शायद फेसबुक ने या भक्तों ने पेज को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है, लेकिन कोई बात नहीं। आप जैसे क्रांतिकारी साथी हैं, आप शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से भक्तों के परेशान होने से बहुत ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। प्यारे साथियों, जो आज मूल विषय है, सबसे पहले आज हम कोरोना से बचाव पर चर्चा करेंगे। और हमने कल कहा था आप लोगों से कि 2-3 प्रमुख ऐसी दवाइयां हैं जो आज हम उन दवाइयों के बारे में भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। बहुत जरूरी है ये बचाव के लिए दवाइयों को लेकर आप सबके बीच में चर्चा होना। आज इस दौर में हमारे लोग परेशान हैं। उस दौर से निकलने के लिए सरकार के सहारे न रहकर स्वयं को हमें आपको काम करना पड़ेगा और उन एक एक विषयों पर हम लोग चर्चा करें आज। सबसे पहला सवाल हमारे प्यारे क्रांतिकारी साथी लक्ष्मीकांत सिंह पटेल ददुआ, मेरे भाई, किसान हम हैं और किसान हमारा मुद्दा है। किसानों के अधिकार की लड़ाई हमारा अभिप्राय है, हमारा जीवन है। लेकिन चूंकि आज जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं, सबसे पहले अपने लोगों को उस महामारी को लेकर के, महामारी के बारे में सचेत करना जरूरी है। हम लड़ाई कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। लेकिन कैसे लड़ेंगे? जब हमारे लोग महामारी से बचे रहेंगे तब तो। आज सबसे पहले आपको जागरूकता की जरूरत है, आपके समाज को जागरूकता की जरूरत है। जो अमीर वर्ग है, एलीट क्लास है, उसको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। उसके लिए तो बेड्स का इंतजाम है, उसके लिए तो वेंटिलेटर्स के इंतजाम है, उसके लिए ऑक्सीजन के इंतजाम है, उसके लिए रेमडेसिविर दवाइयों के इंतजाम है। लेकिन हम किसानों के लिए, हम गरीबों के लिए, हम वंचित वर्गों के लिए कौन सुनने वाला है? इसलिए आज हमें आपको मिलकर इस पर चर्चा करने की जरूरत है, इस पर बात करने की जरूरत है। सोचिए जरा, होम्योपैथिक की 3-4 दवाइयां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं बार बार आप लोगों से चर्चा करता रहा हूं। आर्सेनिक के बारे में हमने बार बार आप लोगों को बताया है। 5 फीट दूरी, डबल मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का यूज करें, 75% एल्कोहल वाला सैनिटाइजर हो कम से कम। साथ में आर्सेनिक, होम्योपैथिक की आर्सेनिक की 30 नंबर की दवा, एक दिन के अंतर पर 1-2 खुराक रोज हर व्यक्ति लें, 4-5 बूंद 30 नंबर। आर्सेनिक 30, 4-5 ड्रॉप्स
एक दिन के अंतर पर। दूसरा, अगर आपको बुखार है, शरीर में दर्द हो रहा है, खांसी है, गले में प्रॉब्लम है, तो आपके लिए ये पेटोरियम पर्फ और ब्रायोनिया एल्ब बहुत महत्वपूर्ण दवा है। ये लें, 30 नंबर की दवाई। जरूरत पड़ने पर हर 2-2 घंटे पे आप ले सकते हैं। 2 दिन से आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे एक दवाई दौड़ रही है जिसका नाम है एस्पिडोस्पर्मा। दवाई अच्छी है, लेकिन कल हमने बताया था कि ऑक्सीजन लेवल जब 90 के आसपास हो तब आप एस्पिडोस्पर्मा आपके जीवन को बचा सकता है। देते रहे एस्पिडो, हर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पर 10 से 15 बूंद एस्पिडोस्पर्मा दे दें। 91, 92, 90, 89 अगर ऑक्सीजन लेवल है तो उसको उठा सकता है। 97, 98, 99 ऑक्सीजन लेवल ला देता है। साथ में एक दवा और है जो उसकी अनुपूरक दवा है, जो बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। एस्पिडोस्पर्मा के साथ ग्रेंडेलिया रेसिनोसा। ग्रेंडेलिया मदर टिंचर होम्योपैथी की दवाई है। अगर आपने ग्रेंडेलिया को एस्पिडोस्पर्मा के साथ आपने हर 2-2 घंटे पे देना शुरू किया तो निश्चित रूप से इस बात को समझना जरूरी है कि निश्चित रूप से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। लेकिन कब? जब वो 90 के आसपास रहेगा तब। 90 से नीचे होने पर फिर केवल दवाइयों के चक्कर में मत फंसे रहिए, ऑक्सीजन जरूर लगा लीजिए। क्योंकि अगर केवल आप दवाइयों के चक्कर में फंसे रह गए, ऑक्सीजन की खोज में आप नहीं रहे, ऑक्सीजन नहीं लगाए, तो निश्चित रूप से हमारे आपके साथ निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें आपको इस बात का बिल्कुल सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। याद रखें, एस्पिडोस्पर्मा और ग्रेंडेलिया क्यू, ये दोनों दवाइयां बहुत काम की हैं। लंग्स में इंफेक्शन हो जाए, थ्रोट में इंफेक्शन हो जाए, सांस फूलने लगे, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, तो ये उसको पूरा करता है। एस्पिडोस्पर्मा और ग्रेंडेलिया, चूंकि आजकल एस्पिडोस्पर्मा का इतना ज्यादा प्रचार हुआ कि मार्केट से गायब, शॉर्टेज हो गया होम्योपैथी की एस्पिडोस्पर्मा। ग्रेंडेलिया बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप ले सकते हैं। अब कुछ विशेष खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है आज चल रहा, समझें कि क्या चल रहा है। आपको मालूम है भूटान भेजेगा ऑक्सीजन, लेकिन भारत के पास लेने के लिए टैंकर ही नहीं है। अदना सा देश, इतना छोटा सा देश भूटान। भारत को शर्म, भारत के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती? जो विश्व गुरु का सपना देख रहे थे, सबके अच्छे दिन लाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और शर्म से भले सबका गर्दन नीचे झुकाएंगे, लेकिन हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हिंदू और मुसलमान में लड़ाएंगे, हिंदू हिंदू चिल्लाएंगे, गांव गांव में शमशान बनवाएंगे, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। शर्म नहीं आती एक को? चुल्लू भर पानी में बोल साहेब को डूब के मर जाएं।
शर्म आनी चाहिए साहेब को। लेकिन शर्म है कहां? शर्म रहता तब ना आता उनको शर्म। बेशर्मी की हदें पार करने वालों को शर्म आएगी? जरा सोचिए, समझिए आप। भूटान अदना सा देश, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान बनने चले थे विश्वगुरु, अल्लाह से बिछा के रख दिया। मेरे यारों, जब हम फ्री के इस देश के जनता का भी उतना ही दोष है। फ्री का पाने के लिए मोदी जैसे बड़बोले को हमने चुन लिया, भाजपा जैसे देश के गद्दारों को हमने चुन लिया, और देश को बेचने में उन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इसलिए हमें आपको समझना जरूरी है। आज बहुत दुख हो रहा है, लोग कह रहे हैं भारत मां का बेटा आईसीयू में मर रहा है, और मोटा भाई बंगाल के चुनाव में चुनाव जीतने के लिए वहां लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना से भारत में जो मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री को बताया है। आज कोरोना से मौतों का जिम्मेदार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये आप भी जानते होंगे। एक देशद्रोही है, दिल्ली का दुश्मन कपिल मिश्रा, मालूम है ना आप लोगों को? हां, वही वाला जो दंगा करवाया था दिल्ली में, दंगाई कहीं का। आज कपिल मिश्रा ने थाने में जाके शिकायत दिया है, एफआईआर करने के लिए प्राथमिकी दिया है कि दिल्ली में जो भी मर रहे हैं लोग कोरोना से, उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल की है। केजरीवाल हत्यारा है, केजरीवाल के कारण लोग मर रहे हैं, इसलिए केजरीवाल पर मौतों का केस दर्ज होना चाहिए। अब मैं आप सबसे सवाल करता हूं, अगर दिल्ली के लिए केजरीवाल मौतों के कारण हो सकते हैं तो भारत के लिए मोदी क्यों नहीं? भारत में मौतों को का कारण मूल कौन है? अब ये आपको समझना पड़ेगा। अगला सवाल, लॉकडाउन लगाया है रविवार शनिवार, रविवार शनिवार रविवार, क्यों? मालूम है आप लोगों को? उत्तर प्रदेश में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2 तारीख को रविवार है, 2 मई को, और 2 मई को पंचायत चुनाव का रिजल्ट आना है। होशियार रहिएगा ऐ मेरे देश के मित्रों, 2 तारीख को लॉकडाउन रहेगा, रविवार है। इसके आड़ में बीजेपी द्वारा लंबा खेल होगा। बीजेपी समर्थक या बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को जिताने के लिए बड़ा लंबा झोल किया जाएगा। तो जानते हैं क्या होगा? जो बीजेपी के बीच का प्रधान होगा, बीजेपी के बीच का जिला पंचायत होगा, वह चुनाव जीत लड़ रहा है तो 150 वोटों से अंतर रहेगा, तो उसको जिताने के लिए पूरी कवायद ये लोग करेगा। दो मई पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने उत्तर प्रदेश में, और उस दिन रहेगा लॉकडाउन। सोचिए, उस दिन लॉकडाउन रहेगा।
कोई आपका समर्थक सड़क पे तो रहेगा नहीं, रहना भी नहीं चाहिए, कोरोना है, अंदर झोल होगा, संभावना है। क्योंकि विश्वास तो देखिए बीजेपी वालों पर बचा नहीं है। आप सबको हो अलग बात है, मुझे नहीं है, 1% माइनस भी विश्वास नहीं है मुझे बीजेपी वालों पर, चाहे बीजेपी का आर एस पटेल का भाई क्यों ना हो। मैं जानता हूं कि अगर बीजेपी को ज्वाइन किया है तो निश्चित रूप से वो चोर, वहां चोरी सिखाई जाती है, उचक्कागिरी सिखाई जाती है, कैसे सत्ता पे काबिज हो, लोगों के मौतों के बीच भी सत्ता कैसे हासिल किया जाए, यह बीजेपी में सिखाया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2 मई को मैं भी कि 2 मई को लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान वोट की गणना होगी और वोटों की गणना के बाद कुछ वोटों का अंतर रहेगा, उसका खेल होगा। ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत और ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायत प्रधान, ज्यादा से ज्यादा बीडीसी यानी ब्लॉक प्रमुख बनाने की कोशिश बीजेपी के लोगों का होगा। आगे 2022 में विधानसभा का चुनाव है, जब बीजेपी समर्थित ज्यादा से ज्यादा प्रधान और बीजेपी समर्थित ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो लोगों पर अपना गुमराहपन खेल पाएंगे। तो जब निचले लेवल पे प्रतिनिधित्व करने वाले नेता ज्यादा बीजेपी समर्थित होंगे तो 2022 का गेम और 2022 का खेल बीजेपी का उत्तर प्रदेश आसान होगा। और जो 2022 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में कब्जा कर लेगी तो 2024 में फिर बीजेपी एन केन प्रकारेण चाहे ईवीएम ही खरीदना क्यों न पड़ जाए वो खरीद के सरकार बनाएगी। देश गया चूल्हे भाड़ में। प्यारे साथियों, मुझे ऐसा लगा मैंने आप सबको आगाह किया, आपको देखना है कि क्या सच है और क्या गलत है। देखते रहिए बुलेटिन 8 PM, बचे रहिए, संभले रहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।